नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, तदनुसार बुधवार 21 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, याद रखिए, अपमान का बदला लड़ झगड़ के नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। बड़ौदा उपचुनाव की जीत को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक मंच पर आकर एकजुटता का परिचय दिया और जीत के लिए रणनीति बनाई। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल सहित दिग्गज नेताओं ने करीब 3 घंटे तक बैठक के बाद चुनाव में जीत का दावा किया। बैठक में विशेष तौर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी सहित प्रदेश भर के कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री शामिल हुए। बैठक के उपरांत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि पार्टी में किसी तरह से मतभेद नहीं है और बड़ौदा उपचुनाव जीत ही लक्ष्य है। हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर 2020 को होने वाले मतदान के मद्देनजर पूरे विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में ड्राई डे घोषित किया गया है। 1 नवंबर 2020 को सायं 6 बजे से लेकर 3 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति के लिए निहित समय यानी सायं 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर 2020 को भी मतगणना समाप्त होने तक यह आदेश लागू रहेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 5 नवंबर से शुरू होगा। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होने से पहले अब विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। बता दें कि इसको लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वे स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि सत्र बुलाया जाए। उन्होंने कहा था कि स्पीकर 3 नवंबर के बाद सत्र परमिशन लेकर बुला सकते हैं। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस बार ब्लॉक समिति सदस्य का चुनाव भी ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। अभी तक सरपंच व जिला परिषद सदस्य के लिए ही ईवीएम से वोट पड़ते थे। अब की बार केवल पंच पद के लिए ही बैलेट पेपर से मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग को 24 फरवरी 2021 से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करानी होगी। इसीलिए आयोग ने 15 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में जिला परिषद के 416 सदस्यों, ब्लॉक समिति के करीब 3200 सदस्य और 6205 सरपंचों के लिए ईवीएम के जरिए व करीब 62,466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। दोपहर 1:02 पर प्रधानमंत्री का संदेशा आता है। आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। फौरन सोशल से मेन मीडिया तक हलचल की कुछ बड़ी बात हो सकती है। ठीक 6 बजे मोदी बढ़ी हुई दाढ़ी और गले में गमछा टांगे आते हैं और 12 मिनट बोलते जाते हैं। टकटकी लगाई जनता सुनती देखती रहती है। आखिरकार बात सिर्फ कोरोना की होती है, वह भी हाथ जोड़े। थोड़ी अपनी तारीफ, थोड़ी सरकार की और फिर कुछ लोगों की। मोदी का 7 महीने में राष्ट्र के नाम यह 7वां संदेश है। बिहार में वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले 2 दिन बाद वहां जा भी रहे हैं चुनावी रैली करने। उससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखेंगे उनकी रैली में क्या होता है। मोदी के भाषण में कबीर भी आई और रामचरितमानस भी, साथ ही 3 धर्मों के 6 त्योहार भी यानी नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती का जिक्र। भारत में मरीजों का आंकड़ा 76 लाख के पार। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन भारत में केस मिलने की रफ्तार कम। देश में अब तक 1,15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 7,48,000 मरीजों का चल रहा है इलाज, तो वहीं 67,37,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 88.63% पर पहुंच चुका है। गुजरात में लोग इस बार वर्चुअल गरबे के आनंद में सराबोर हैं। उत्साह में भी कमी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े पार्टी प्लॉट की बजाय लोग घर, छत, यहाँ तक कि बालकनी में भी गरबे की धुन पर थिरक रहे हैं। बड़े कलाकार भी इस बार स्टेज के बजाय वर्चुअल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार विदेशों में बसे भारतीय भी अपनी माटी से जुड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी बड़े आयोजन पर पाबंदी लगी हुई है। खासकर न्यूयॉर्क सिटी और मैनचेस्टर में बसे गुजराती ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि वे सीधे अपने परिवार से जुड़ने लगे हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों से जुड़ी 7 संपत्तियों को मंगलवार को अटैच यानी संलग्न किया है। इनमें एक सिनेमा हॉल, एक होटल, एक निर्माणाधीन होटल, 2 बंगले और पंचगनी में 3.5 एकड़ जमीन शामिल है। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय माफिया दाऊद इब्राहिम के सबसे खास लोगों में शुमार मेमन इकबाल मोहम्मद उर्फ इकबाल मिर्ची का सबसे पहले नाम मुंबई विस्फोट कांड के बाद आया था। इकबाल
के खिलाफ 1994 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। भारत से भागने के बाद इकबाल यूरोप और ब्रिटेन में दाऊद का धंधा संभालता है। मुंबई विस्फोटों की साजिश में इकबाल भी सक्रिय रूप में शामिल था। मुंबई को दहलाने के ठीक एक दिन पहले वो मुंबई से फरार हो गया था। टेलीविजन के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में महाभारत शो की सितारों का रीयूनियन किया गया था। इस खास मौके पर पुनीत इस्सर, नीतीश भारद्वाज और गजेंद्र चौहान ने शो में हाजिर होकर दिलचस्प बातों और किस्सों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान महाभारत शो में अहम किरदार निभा चुके एक्टर मुकेश खन्ना ने शो का न्योता ठुकराते हुए इसे वल्गर और सबसे बुरा शो बताया। मुकेश ने कहा कि इस शो में बहुत घटिया और डबल मीनिंग बातें होती है, ऐसे में वो इस शो का हिस्सा नहीं बन सकते। उनके इस बयान के बाद गजेंद्र चौहान ने भी कपिल के शो का बचाव करते हुए लंबी बहस की थी। अब एक लंबे समय बाद कपिल ने उनके इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। अपने शो को वल्गर बताने वाले मुकेश खन्ना को कपिल का जवाब, लोगों पर निर्भर करता है कि किस बात में खुशी ढूंढनी है और किस में कमी। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आया है। खबर है कि चीन के दुश्मन ताइवान के साथ भारत ट्रेड करने वाला है। इससे चीन को अब एक साथ दो देशों के साथ दुश्मनी लेनी पड़ रही है। हालात यह है कि ताइवान और चीन के बीच दुश्मनी अब तक के सबसे खराब दौर पर पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान और चीन के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और ताइवान के बीच जल्दी ट्रेड वार्ता होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यह चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि भारत अब चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। मोदी सरकार में कुछ लोग मानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते चीन के साथ काफी बिगड़ चुके हैं। यह समय की मांग है कि चीन को उसके ही तरीके से जवाब दिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होने वाले बड़े निवेश के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। सेंसेक्स 112 और निफ्टी 23 अंकों की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी रही 302 अंकों की तेजी। एचसीएल टेक का शेयर 4% उछला। सोने की कीमतें 117 रुपए गिरकर 50,570 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 211 रुपए गिरकर 61,884 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। देश में ओवरऑल बेरोजगारी दर घटने के बावजूद 10 राज्यों में नौकरियों का बुरा हाल है। इन राज्यों में सितंबर में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में पहुंच गई है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड और हरियाणा टॉप पर है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 22.3%, जबकि हरियाणा में 19.7% रही है। जियोनी ने भारतीय बाजार में अपना लो बजट स्मार्टफोन जियोनी F8 नियो लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 5,499 रुपए है और इसे सिंगल वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलेगा। वहीं नोकिया ने अपने 2 फीचर फोन लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि दोनों ही 4G वोल्टी कॉलिंग और वायरलेस FM रेडियो सपोर्ट मिलता है। भारत में नोकिया 215 4G की कीमत 2,949 रुपए है। यह ब्लैक और केन ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। नोकिया 225 4G की कीमत 3,499 रुपए है। यह ब्लैक व क्लासिक ब्लू और मेटेलिक सैंड शेड कलर में मिलेगा। दोनों ही फोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाता है और दोनों ही में कई स्पेसिफिकेशन एक समान है। फोन में 4G वोल्टी कॉलिंग और डेडिकेटेड फंक्शन बटन मिल जाते हैं। सिंगल चार्ज में 24 दिन तक स्टैंड बाय टाइम मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने घरेलू बाजार में स्प्लेंडर प्लस ब्लैक और एक्सेंट एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 64,470 रुपए रखी गई है। इस एडिशन की खास बात यह है कि ग्राहक अपने पसंद के अनुसार इसके ग्राफिक्स कस्टमाइज करा सकेंगे। स्प्लेंडर प्लस ब्लैक और एक्सेंट एडिशन ऑल ब्लैक थीम को प्रदर्शित करता है, जिसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक इंजन एरिया विद ब्लैक चेन कवर, ऑप्शनल 3D हीरो लोगो शामिल है। इन 3 डिजाइनों के नाम बीटल रेड, फायरफ्लाई गोल्डन और बम्बल बी येलो है और प्रत्येक की कीमत 899 रुपए है। ग्राहकों को 1399 रुपए की एक पूरी किट चुनने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें ग्राफिक्स, 3D हीरो लोगो और रिम टेप शामिल है। दुनिया भर के कई देशों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है, तो कई देश इसका ट्रायल शुरू करने वाले हैं। इस बीच इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करने वाली कंपनी ओपन सिग्नल ने 5G नेटवर्क से जुड़ी एक खास रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे तेज 5G डाउनलोड स्पीड सऊदी अरब में है, जबकि दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। ओपन सिग्नल के मुताबिक सऊदी अरब में 5G नेटवर्क पर एवरेज डाउनलोड स्पीड 377.2 Mbps रहा, जबकि साउथ कोरिया में 5G नेटवर्क पर एवरेज डाउनलोड स्पीड 336.1 Mbps रही। रिपोर्ट में 15 देशों में 5G स्पीड से जुड़ा 1 जुलाई से 28 सितंबर तक का डेटा शामिल किया गया है।
ओप्पो ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर ओप्पो F17 Pro दिवाली एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। न्यू एडिशन में मैट गोल्ड फिनिश के साथ ओप्पो F17 Pro स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में ही एक ओप्पो 10000 mAh पावर बैंक 18 वाट और एक दिवाली एक्सक्लूसिव बैक केस कवर भी शामिल है। नए ओप्पो F17 Pro दिवाली एडिशन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,990 रुपए रखी गई है। यह नया ओप्पो F17 Pro दिवाली एडिशन मैट गोल्ड ऑप्शन में आता है, जिसमें ब्लू और गोल्ड ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलेगी। यह Amazon.in पर प्री ऑर्डर के साथ उपलब्ध है और इसकी पहली सेल 23 अक्टूबर को शुरू होगी। आईपीएल के 13वें सीजन के 38वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। किंग्स 11 लगातार तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंच गई है। वहीं हार के बावजूद दिल्ली टॉप पर बरकरार है। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने 106 रन की नाबाद पारी खेली। और अब बात आज के इतिहास की। अलाउद्दीन खिलजी ने आज ही के दिन 1296 में दिल्ली की गद्दी संभाली। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना 21 अक्टूबर 1577 में की। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 1934 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हेलन का जन्म 21 अक्टूबर 1939 में हुआ। फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा को 21 अक्टूबर 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंत में भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन 21 अक्टूबर सन 2012 को हुआ।